फिर से एक बार देखिए, सब बच्चा लोग फिर से समझा रहा हूँ। देखिए ये हम लोग ईएमआई का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ईएमआई लेक्चर नंबर 6, जिसमें मैंने कहा कि ध्यान, इससे पहले हम लोग इंडक्टेंस कैलकुलेशन सीख चुके हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। क्वेश्चन में कहा कि एक इंडक्टर है जिसका एल दे रखा है 1 हेनरी, और जिसमें करंट पास कर रहा है 3 sin t, ये करंट पास कर रहा है। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर चाहिए। सो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर का जो फार्मूला होता है बच्चों, E इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, ये फार्मूला होता है E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये माइनस साइन डायरेक्शन, ईएमएफ के डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, बट हमें मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ चाहिए तो मॉड ऑफ E इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। अब हमें अगर ये चाहिए तो एल और डी आई बाई डी टी का वैल्यू पता होना चाहिए। आई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 sin t। अगर 3 sin t आई का वैल्यू है बच्चों, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा 3 into 1, और ये हो जाएगा cos t, इसका मतलब आएगा 3 cos t। 3 cos t आएगा बच्चा। तो अब हम इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, मॉड लिया इसलिए माइनस साइन हटा देंगे, एल का वैल्यू देखो 1 है, और इसका हो जाएगा 3 cos t, कुल मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 3 cos t इज द फाइनल आंसर। सो E इक्वल टू बच्चा लोग आएगा 3 cos t। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, 3 cos t इज द फाइनल आंसर। इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, लास्ट लेक्चर में भी हमने 1-2 क्वेश्चन जरूर कराए होंगे बच्चा लोग, आपने देखा होगा कि किरचॉफ से रिलेटेड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कैसे हम लोग निकालते हैं, ये सब कैलकुलेशन हो चुका है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला जो हेडिंग है, ध्यान है, इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस हमने निकाल लिया है। अब हम लोग अगला बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ, अगला हेडिंग लिखिएगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर टोरॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर टोरॉइड, ये हमारा अगला हेडिंग है बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर टोरॉइड। मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर टोरॉइड। एकदम ध्यान से समझिएगा बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सबको समझ में आ जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर टोरॉइड लिखा हमने यहां पर, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर टोरॉइड, रेक्टेंगुलर टोरॉइड। अब ये रेक्टेंगुलर टोरॉइड क्या होता है, पहले तो हमें ये बात पता करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर टोरॉइड क्या होता है। पहले ध्यान सुनिएगा, मैं जो समझा रहा हूं समझने की कोशिश करिए। हमने एक बहुत बड़ा तार लिया, बहुत बड़ा तार। अब उस तार को हम क्या करेंगे, बेंड करके कैसा बनाएंगे, सुनिए, रेक्टेंगल बनाएंगे। तार को हमने पकड़ा और बेंड किया, पहले ऐसे, फिर 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 ऐसे, ऐसे बेंड किया। ऐसे बेंड मतलब एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए, बहुत बड़ा सा ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल बनाया। फिर उसे ऐसे 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 मोड़ के क्या बना दिया, सर्कल। तब क्या बन जाएगा वो, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर टोरॉइड। अच्छा देखिए बच्चा लोग, शायद आपको याद होगा कि टोरॉइड तो हमने ऐसे बनाया था। देखिए आपको शायद याद हो कि सर आपने टोरॉइड ऐसा बनाया था पहले, इसको हम रेक्टेंगुलर टोरॉइड लेकिन नहीं कहते हैं। ये देखिए, ये होता है टोरॉइड। ये देखिए, ये बच्चा लोग होता है टोरॉइड। इसमें जानते हैं कॉइल सर्कुलर होता है, इसमें जो कॉइल होता है उसका शेप कैसा होता है, सर्कुलर। जो कॉइल होता है उसका शेप होता है सर्कुलर। तो ये रेक्टेंगुलर टोरॉइड नहीं, सिर्फ टोरॉइड बोलते हैं इसको हम लोग। लेकिन जानते हैं जब रेक्टेंगुलर आप टोरॉइड बनाएंगे, तो रेक्टेंगुलर टोरॉइड देखो ऐसा होगा। मैंने एक और कोशिश किया। अब यहां पर जो हमारा कॉइल है बच्चा ना, वो कॉइल वो इस तरह से रेक्टेंगुलर होगा। जो हमारा कॉइल होगा वो इस तरह से रेक्टेंगुलर होगा बच्चा लोग। ऐसे मैं कोशिश ऐसे कर रहा हूं, हालांकि पूरा बनाना आसान नहीं है। ये ऐसे रेक्टेंगुलर होगा, बात समझ में आ रहा है ना। मतलब ये जो शेप होगा वो रेक्टेंगुलर 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 ऐसे करके सर्कल बनाएंगे। और हम उन्हीं का क्या निकालना चाहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। हम उनका क्या निकालना चाहते हैं बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखिए मैं ऐसे पूरा कंप्लीट होगा। हालांकि कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पे दूसरा डायग्राम बना रहा हूं जो आपको थोड़ा फील कराएगा। देखिए मैंने एक दूसरा डायग्राम यहाँ बनाया कैलकुलेशन के लिए। सो देखिए बच्चों लोग, कैलकुलेशन के लिए हमने बनाया कि
ये मैंने जितना बनाया था इतना ही नहीं होता, ये पूरा का पूरा सर्कल बनता है यहाँ पे, बट हम बना रहे हैं सिर्फ इतना ही पोर्शन बना रहे हैं, होगा तो ये पूरा सर्कल, ये होगा पूरा सर्कल बच्चा लोग, लेकिन हम बना रहा हूं सिर्फ इतना ही। ऐसे है देखिए, ऐसे पूरा क्वाल है, देखिए ऐसे 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 बहुत सारे क्वाल होंगे, मैंने दिखाया नहीं है, बस ऐसे बना दिया कि ऐसा ऐसे पूरा ऐसा सर्कल ऐसे होगा। और इसमें ध्यान रहे, अगर ये सेंटर है तो इनर रेडियस है यहां से यहां तक R1 और बाहर तक का रेडियस है R2। इनर रेडियस है R1 बच्चा और बाहर का रेडियस है R2। मान लीजिए इस क्वाल में जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट वो I है, जो क्वाल में करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है बच्चों, I है। क्वाल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है। इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वाल होंगे, जिसके इसके जैसे बहुत सारे क्वाल होंगे, क्वाल 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 क्वाल, पूरा यहां से लेके पूरा एक सर्कल तक क्वाल होगा, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। अगर आपको कभी भी सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए बच्चा, सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन होता है टोटल फ्लक्स अपॉन करंट। टोटल फ्लक्स अपॉन करंट इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस अगर हमें चाहिए तो हमें पहले टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा अपॉन करंट। तो मान लेते हैं कि इसमें जो टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स वो n है, n इक्वल्स टू लिखा हमने नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। एक और बात करते हैं, ये जो रेक्टेंगल है, ये जो हाइट ऑफ द कॉइल है, लेट दैट इज h। जो हाइट है वो यहां से लेके यहां तक, ये हाइट है वो h है। कॉइल की जो हाइट है यहां पर देखिए वो h है, क्वेश्चन में बताया h है। और विड्थ क्या होगा, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, आंसर आएगा सर R2 माइनस R1 होगा। जो विड्थ होगा वो कितना होगा बच्चों, यहां से लेके यहां तक R1, यहां से लेके यहां तक R2 है, तो ये R2 माइनस R1 होगा। सबसे पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो यहां से r डिस्टेंस, मतलब इसके अंदर क्वाइल के अंदर एक पॉइंट है, जो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर क्वाइल के अंदर एक पॉइंट है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो हमने लिखा यहां पर देखिए, हमने लिखा अकॉर्डिंग टू, कैसे निकालेंगे वैसे, यहां टोरॉइड में हम कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं, एम्पियर्स लॉ से। तो हमने यहां लिख दिया अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, according to Ampere's circular law, field at P, magnetic field at P is equal to mu naught Ni divided by 2 pi r। ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चा लोग इस पॉइंट P पर। टोरॉइड के अंदर यहां से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट Ni अपॉन 2 pi r। ये n अपॉन 2 पाई r को मिला के छोटा n भी हम लोग लिखते हैं, छोटा n भी लिखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कैपिटल n के टर्म्स में लिखना था, तो म्यू नॉट Ni अपॉन 2 पाई r लिख दिया हमने। ये हमारा हो गया बच्चा लोग फील्ड। और जानते हैं टोरॉइड में फील्ड कैसे घूमता है, ऐसे जो ये जो सर्कुलर लाइन ड्रॉ किया ना, इसी लाइन के लॉन्ग ऐसे मैग्नेटिक फील्ड घूमता है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा। इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा बच्चा, ऐसे ऐसे घूमता है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर यहां अगर बात करें तो यहां मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे टेंजेंशियली बाहर निकलेगा, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है बच्चों, बाहर, यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर से ऐसे बाहर निकल रहा है। जब यहां मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर निकल रहा है तो अब हमें फ्लक्स निकालना, फ्लक्स। तो इस कॉइल से कितना फ्लक्स होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। इस कॉइल से जो फ्लक्स आएगा वो क्या होगा, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, फील्ड इनटू एरिया। तो फील्ड इनटू एरिया करेंगे तो हमें फ्लक्स तो आएगा, लेकिन बच्चा एक बात बताइए, क्या सब जगह फील्ड एक जैसा होगा। आपने कहा रेडियस r पे डिपेंड करता है, यहां होंगे रेडियस कम होगा, मतलब r कम हो जाएगा, फील्ड ज्यादा होगा, यहां चले जाएंगे फील्ड कम, फील्ड ज्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब फील्ड वैरी कर रहा है, और फील्ड वैरी कर रहा है तो इस कॉइल से जो फ्लक्स होगा वो हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से r डिस्टेंस पर एक dr स्ट्रिप लेते हैं और स्ट्रिप में पहले फ्लक्स निकालेंगे। तो ये जो कंसीडर्ड स्ट्रिप किया, इस कॉइल में स्ट्रिप लिया, उस स्ट्रिप का फ्लक्स निकालने जा रहे हैं, उस स्ट्रिप का फ्लक्स निकाल रहे हैं। इसका थिकनेस कितना है बच्चा लोग, dr। ये जो स्ट्रिप लिया है उसका थिकनेस कितना है, dr। तो हमने यहां पर ऐसे लिखा, देखिए सिंपल से बात लिख रहा हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कंसीडर्ड स्ट्रिप, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कंसीडर्ड स्ट्रिप। तो लिखा हमने बच्चा लोग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कंसीडर्ड स्ट्रिप। ये जो स्ट्रिप बना है, पट्टी जो बनाई, इस पट्टी में फ्लक्स। सो फ्लक्स क्या होता है बच्चा लोग, d फाई इक्वल टू लिखेंगे
मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, इस पट्टी का एरिया क्या होगा, लेंथ है h और विड्थ है dr, सो आएगा h इंटू dr। सो मैग्नेटिक फील्ड की जगह हम लोग लिख सकते हैं बच्चा लोग म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर इंटू एच डी आर। स्ट्रिप के लिए तो पूरे कॉइल में, पूरे रेक्टेंगुलर कॉइल में कितना फ्लक्स होगा, इसे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। पूरे रेक्टेंगुलर कॉइल का फ्लक्स निकालने के लिए इसे क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट। सो टोटल फ्लक्स के लिए हम इसे इंटीग्रेट करने वाले हैं बच्चों, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, देन वी गेट द टोटल फ्लक्स है इस कॉइल से टोटल फ्लक्स। अब फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। नोट कर लीजिए। सो बच्चों मैं इसको लेके आगे बढ़ रहा हूं, सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग फोकस करिएगा। देखिए मैंने कहा कि यहां तक जब हमने इस छोटे से स्ट्रिप का फ्लक्स निकाला तो ये फ्लक्स आया, तो इस पूरे रेक्टेंगुलर कॉइल में टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो हमने कहा फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर कॉइल, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसमें फ्लक्स कितना आएगा, तो मैं इसे हटा रहा हूं, यहां से इसे हटा रहा हूं बच्चों। देखिए सो फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर कॉइल अगर हम लोग निकालें तो कितना आएगा, हमने लिखा यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू रेक्टेंगुलर कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू रेक्टेंगुलर कॉइल। सो रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल के थ्रू अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का बात करते हैं तो कितना आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, सब लोग ध्यान देंगे तो आई थिंक इसको समझ में आ जाएगा हमें। सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर कॉइल आ जाएगा इंटीग्रेशन, रेडियस आर डी आर का, आर का वैल्यू R1 से R2 तक। सो फाई थ्रू द कॉइल इक्वल्स टू आएगा एक ईच कॉइल, ध्यान रहे एक कॉइल का फ्लक्स है ये, ईच कॉइल एक कॉइल का फ्लक्स है बच्चा लोग। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और वो इंटीग्रेशन R1 से लेके R2 तक, दैट इज R1 से R2, और यहां पर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई एच अपॉन 2 पाई 1 बाई आर डी आर, 1 बाई आर डी आर बच्चा लोग ये। फिर अब इसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, सो यहां से आ जाएगा म्यू नॉट एन आई एच को बाहर कर लिया अपॉन 2 पाई 1 बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा लोग, एल एन, R1 से R2 तक। सो फाइनली अगर हम इसे सॉल्व करें फाइनली तो देखिए क्या मिलेगा हमें, तो जब हम इसे फाइनली सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे बच्चों, ln देखिए 1 बाई आर का इंटीग्रेशन ln होता है बेटा ना बच्चा लोग, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन ln होता है ln। सो यहाँ पे देखिए अब अगर हम लोग लिखे यहाँ पर फ्लक्स थ्रू द ईच कॉइल, एक कॉइल का जो फ्लक्स है वो आ जाएगा यहां से म्यू नॉट आई एन एच अपॉन 2 पाई इंटू ln R2 अपॉन R1, ये आएगा। इसे पुट करेंगे ln R2 माइनस ln R1, तो ln A माइनस ln B होता है ln A बाई B, वैसे हमने करके यहां पे डायरेक्टली लिख लिया, एक कॉइल के लिए है। सो टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स या टोटल सेल्फ फ्लक्स तो आएगा, सो फ्लक्स टोटल अगर आप निकालेंगे तो इंटू n मल्टीप्लाई हो जाएगा, ईच कॉइल का फ्लक्स इंटू n, टोटल टर्न्स n है, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा म्यू नॉट n स्क्वायर एच आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ln R2 अपॉन R1। आप सबको पता है इंडक्टेंस इज इक्वल टू होता है बच्चों फ्लक्स टोटल अपॉन करंट, फ्लक्स टोटल अपॉन करंट। सो फ्लक्स टोटल अपॉन करंट, करंट इधर चला जाएगा तो बचेगा क्या यहां से, म्यू नॉट n स्क्वायर h अपॉन 2 पाई ln R2 अपॉन R1, ये आ जाएगा बच्चों, ये आएगा L का वैल्यू ये आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। इतना सेल्फ इंडक्टेंस आएगा। मैं फिर भी कर रहा हूं बच्चा लोग कि आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, थोड़ा टफ है, इसलिए हमें क्या करना है, अगर हमें नहीं समझ में आता है बहुत अच्छा तो हम फाइनल आंसर पे हमेशा फोकस रखेंगे। सर म्यू नॉट एन स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई ln R2 अपॉन R1, ये फार्मूला होता है अगर कोई रेक्टेंगुलर टोरॉइड है उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का फार्मूला होता है। रेक्टेंगुलर टोरॉइड का मतलब होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो शुड बी रेक्टेंगुलर। वैसे टोरॉइड का क्या मतलब होता है, उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कुलर। बस इतना सा डिफरेंस होता है दोनों में। और हमने आंसर निकाला यहाँ पर रेक्टेंगुलर के केस में, जो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है उसे आप याद रख लीजिएगा, ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब इसे नोट कर लीजिए बच्चा लोग, फिर हम अगली हेडिंग की बात करते हैं। नोट करिए।
स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। सो इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होगा ये हेडिंग है और इसे बहुत अच्छे से समझना हमें। सो ध्यान रहे, इंडक्टर बेसिकली मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। इंडक्टर क्या है? एक मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। जैसे कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। तो देखिए ध्यान दीजिए, हमने कहा इंडक्टर बेसिकली है क्या, लिखा हमने इंडक्टर इज एन मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, है ना। जैसा कैपेसिटर होता है यार, कैपेसिटर, लेकिन कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, लेकिन कौन सा एनर्जी स्टोर करता है? कैपेसिटर कौन सा एनर्जी स्टोर करता है? आंसर है कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। वो कैसा एनर्जी स्टोर करता है? मैग्नेटिक एनर्जी। मैं आपको थोड़ा कैपेसिटर के पास ले जाके मैं समझाता हूं, उसी से रिलेटेड है ये, तो आपको एक पंथ दो काज हो जाएगा। मतलब कैपेसिटर का भी बात समझ में आ जाएगा और इंडक्टर का भी बात समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा कैपेसिटर पे ले जाता हूं आपको, थोड़ा बैक सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए हमने लिखा यहां पर बच्चों लोग, इन केस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के केस में बच्चों देखिए, कैपेसिटर के केस में जैसे हमने लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दिस इज P, दिस इज Q, या इसे मान लो C और D, दिस इज C D, ऐसा कुछ लिख लिया हमने, ऐसे कोई पॉइंट। इनके बीच का सेपरेशन D है, एरिया A है। अगर हमने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से, तब इसे चार्ज करेंगे हम लोग बैटरी से कनेक्ट करके, जिसका EMF E0 है। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, बैटरी चार्ज, देखिए बैटरी इसको चार्ज करने लगता है, उसको चार्ज देता है, तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, ऐसा होता है ना, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। ये कैपेसिटर है, इधर प्लस प्लेट इधर माइनस प्लेट होने से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल, देखिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। कैपेसिटर में शायद आपने ये बात पढ़ा होगा कि प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। किसका क्या क्या फार्मूला है ये सब हम लोग पहले से जानते हैं बच्चों, मैं लिख देता हूं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और आपको ये भी पता होगा बच्चा लोग, Q इज इक्वल टू होता है CV, आई थिंक सो ये सब मालूम होगा आप सबको। CV, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, है ना, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एंड एनर्जी स्टोर का अगर आपसे बात किया जाए बच्चा, तो एनर्जी स्टोर होता है, शायद आप सबको पता, Q स्क्वायर अपॉन 2C, या इसको हाफ CV स्क्वायर भी लिखते हैं बच्चों, या इसको हाफ QV भी लिखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ये आता है। इसमें एक चीज और हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान है, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है। एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दो प्लेट है तो सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। ये बात अगर आपको पता है तो ठीक है, लेकिन नहीं पता है तो बच्चा लोग मान लीजिए कि सर आप बोल रहे हैं, तो हमने ये मान लिया कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया, देखिए चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर है बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर है। आप जानते हैं पहले ये एनर्जी स्टोर कहां से आया, मैं आपको बताऊं। जब ये बैटरी इसको चार्ज करता है ना, चार्ज जैसे जैसे इसको चार्ज करता है, तो पता है इसके पोटेंशियल, इस कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस, क्या उसके अगेंस्ट, पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट, कैपेसिटर के पोटेंशियल के अगेंस्ट बैटरी को वर्क करना पड़ता है। और जितना वर्क करना पड़ता है वही वर्क, जितना वर्क करना पड़ता है वही वर्क इस कैपेसिटर के पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इस कैपेसिटर के पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है बच्चा लोग। तो जो वर्क होता है वही स्टोर होता है, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। आपने पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन भी पढ़ा होगा बच्चा लोग, और ऐसे ही पढ़ा था हमने बोला था कि नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, है ना, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन या पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, और वही चीज हम लोग यहाँ पर करते हैं। सो उसी वर्क डन से हम लोग ये डिराइव करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर करता है वो Q स्क्वायर अपॉन 2C या हाफ CV स्क्वायर होता है या हाफ QV होता है, ऐसा होता है। अगर ये बात हमें पता चल रहा है बच्चा, तो हम चाहते हैं कि कैपेसिटर का जो एनर्जी है
वो फील्ड के टर्म्स में निकाला है। किसके टर्म्स में? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। सो कैपेसिटर का एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग निकालते हैं, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने लिख दिया यहां पर इन, देखिए, टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चा लोग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे? सुनिए, एनर्जी इक्वल टू मैंने लिखा Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब Q का वैल्यू यहां से देखिए, Q का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? यहां से देखिए, E इंटू ए एप्सिलॉन नॉट डाल दीजिए यहां पर, तो आएगा E इंटू ए एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन 2C। C का वैल्यू डाल दीजिए, C क्या है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये ना होता है बच्चा, C का वैल्यू क्या है? देखिए वहां से ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी पुट कर दो बच्चों, क्या आएगा यहां से? हाफ ई स्क्वायर, यहां से आएगा ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या है बच्चों? नीचे है ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डी ऊपर चला जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा, एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, एक एरिया भी कट जाएगा। सो एनर्जी क्या आएगा? वैसे यहां से सॉल्व करके देखा, आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी, दिस इज इक्वल टू द एनर्जी। ये एनर्जी आया बच्चों। मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूं, मैं और कुछ लिखना चाहता हूं इसके बारे में। देखिए मैंने कोशिश किया, चलो यहां पर इस रीजन में लिख रहा हूं बच्चों, देखिए इस रीजन में, मैं इसको इस रीजन में एक्चुअली मेरे को लिखना है यहां पर थोड़ा सा। देखिए वो ये है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू, देखिए ये बेसिकली है क्या? एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया प्लेट का इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम, एरिया इंटू डिस्टेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। इसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं बच्चों। ये क्या कहते हैं? इसे हम वॉल्यूम, एरिया इंटू डिस्टेंस को वॉल्यूम कहते हैं, तो ये वॉल्यूम है। इसका मतलब दिस इज इंटू, इंटू यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? इंटू लिखेंगे हम लोग यहां पर वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम। ये एनर्जी का फॉर्मूला है। और अगर इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, सो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। सो बच्चा लोग इसे स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। सो स्मॉल यू इक्वल टू आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एंड दिस स्मॉल यू इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग इसे बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। दिस स्मॉल यू इज कॉल्ड हियर एनर्जी डेंसिटी बच्चों, एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे इसे हम लोग, एनर्जी डेंसिटी। मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से बताऊं बच्चों, देखिए अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पहले कैपेसिटर क्या है, तो आप बोले, आपको बोला सर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। को पूछा था सर कब स्टोर करेगा? बोले जब उसके पास चार्ज आएगा। एक्चुअल में सच्चाई ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, जानते हैं वो कहां स्टोर है? जैसे हमने आपसे पूछा कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहां स्टोर होती है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहां स्टोर होती है? क्या हमारे पास कोई जवाब है कहां स्टोर होती है? तो बोला, कोई बोला सर स्टोर रूम में स्टोर होती है। फिर कोई बच्चा बोला, कैसे शुभम बोलेगा सर स्टोर रूम कहां है? स्टोर रूम कहां है ना, प्लेट्स पर भी नहीं होती है। सुनिए कहां स्टोर होती है, वो स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहां स्टोर होती है बोलिए? इलेक्ट्रिक फील्ड में। सिर्फ कैपेसिटर की बात नहीं कर रहा बच्चा लोग, दुनिया में कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां एनर्जी स्टोर होगा। मैं सुनिए मेरी बात, ग्रेविटेशन फील्ड का एनर्जी कहां स्टोर होता है? जैसे आपको पता, देखिए यहां पर देखिए ये एक मार्कर है, इसे हम यहां से यहां ले गए तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं mgh, और वही वर्क इसके पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कभी आपसे पूछा जाए वो एनर्जी कहां स्टोर होता है, आपको बोलना है ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो ध्यान रहे, यहां पर जो एनर्जी स्टोर हुआ है उसी फील्ड में होता है, इस फील्ड में, इस फील्ड में स्टोर है। अगर ये फील्ड गायब कर दे एनर्जी गायब, फील्ड आएगा एनर्जी आएगा, फील्ड ज्यादा एनर्जी ज्यादा, फील्ड कम एनर्जी कम। और इस पर्टिकुलर प्लेट के लिए हमने यहां निकाला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। लेकिन आपको पता है ये फार्मूला जनरल फार्मूला, ये दुनिया में हर जगह वैलिड है। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिख जाए आप समझिए वहां एनर्जी है। कोई पूछे कितना एनर्जी है, तो बोला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी है। बोला इतना वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, इतना वॉल्यूम में कितना एनर्जी है? बोला सर एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, यू गेट द एनर्जी। सो अगर कहीं भी दुनिया में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिख जाए आप समझ जाइए कि वहां क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा।
और उस एनर्जी का क्या फार्मूला होगा, आपको लिखना है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है, नॉट एनर्जी, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम्स एनर्जी। मेरी बात समझ में आई बच्चा लोग? तो कैपेसिटर में देखिए जो हम, अच्छा कोई बच्चा सर कैपेसिटर क्यों पढ़ा रहे हैं आप, जो जो कहानी कैपेसिटर में हो रहा है ना, एकदम वही कहानी इंडक्टर में भी होगा, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नहीं होगी, बल्कि कौन सी एनर्जी होगी, वहां पर मैग्नेटिक एनर्जी होगी। इसीलिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले कैपेसिटर के पास ले आया कि कैपेसिटर में भी ऐसा कारनामा होता है, और यही कारनामा वहां पर भी होता है, और एकदम सिमिलर है। या तो हमें इंडक्टर आएगा तो कैपेसिटर डिराइव करें, कैपेसिटर आएगा तो इंडक्टर डिराइव करें। यहां पर मैंने एनर्जी डायरेक्टली लिख लिया, डिराइव नहीं किया है, लेकिन इंडक्टर में मैं आपको डिराइव करने वाला हूं, क्योंकि ये टॉपिक कैपेसिटर का नहीं था, मैंने कुछ डायरेक्टली फॉर्मूला यहां पर इंपोज कर दिया है। एकदम क्लियर है बच्चा लोग? सो अब इसे नोट, हम लोग बात करते हैं बच्चों की इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, किसी इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब डिस्कशन करते हैं। तो चल देखिए सब लोग ध्यान सुनिए। देखिए मैंने यहां पर एक इंडक्टर बनाया बच्चा, ये होता है इंडक्टर, इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ है ई नॉट। जैसे ही की को क्लोज करेंगे करंट फ्लो होने लगेगा, इसमें करंट आई चल रहा है, इसका इंडक्टेंस कितना है एल। ध्यान रहे जैसे इसमें करंट चलेगा ये अपोज करेगा और यहां एक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ, और उस ईएमएफ की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। ये ईएमएफ प्रोड्यूस कर देता है, इसमें करंट जाने की वजह से या करंट में चेंज आने की वजह से यहां ईएमएफ आएगा, ऐसा हमने लिखा। अब आपको ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसका मतलब ये इस करंट चेंज, जो करंट आ रहा है इसमें ना, ये इंडक्टर उस चेंज का अपोज करता है। अगर ये बैटरी इस पे चार्ज फ्लो कराएगा तो ये उस फ्लो का अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब कह सकते हैं कि उसके अगेंस्ट इस बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और जितना वर्क करना पड़ेगा इस बैटरी को उसके अगेंस्ट चार्ज फ्लो कराने के लिए, वही वर्क इस इंडक्टर के पास मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसका मतलब है एनर्जी स्टोर निकालने से पहले हम लोग वर्क के पीछे पड़ जाते हैं। तो मान लेते हैं किसी टाइम टी पर जब इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो dt टाइम में हम चार्ज फ्लो का बात करते हैं ना। तो वर्क डन हमने ऐसे लिखा, यहां पर देखिए बच्चों, लिखा हमने वर्क डन इन फ्लोइंग चार्ज dq चार्ज फ्लो करने में वर्क डन। सो लिखा हमने दिस इज dw इज इक्वल टू, ये इंडक्टर के कारण वर्क डन निकाल रहा है, मतलब इंटरनल वर्क डन है। ये वर्क डन कौन सा, इंटरनल। dw इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इज कॉल्ड वर्क डन। सो वी कैन आल्सो राइट हियर माइनस ऑफ l di by dt इनटू dq। जानते हैं बच्चों dq क्या होगा, टाइम t पर i करंट है तो dq क्या होगा जानते हैं, i इंटू dt। dq की वैल्यू होगी i इंटू dt। i करंट dt टाइम तक फ्लो करेगा तो चार्ज होगा i इंटू dt। ए i इक्वल टू dq बाई dt होता है तो हम dq इज इक्वल टू लिखेंगे i इंटू dt, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इक्वल टू वर्क डन। सो दिस dw इज इक्वल टू हम लोग dwl, ये इंटरनल वर्क डन है। सो माइनस ऑफ l di, dq की जगह i dt लिख देंगे हम लोग यहां पर बच्चों, i इंटू dt, dt कट जाएगा। सो फाइनली माइनस ऑफ li di, ये आया हमारा। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, याद आ रहा है, ये तो dt टाइम में वर्क डन है। सो टोटल वर्क डन क्या आएगा, सो WL वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो करंट से I करंट माइनस ऑफ LI DI। सो बेटा यहां पर आ जाएगा WL इक्वल्स टू माइनस ऑफ L बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन जीरो से I DI इंटीग्रेशन का I स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ हाफ LI स्क्वायर, माइनस ऑफ हाफ LI स्क्वायर। ये इंटरनल वर्क डन बाय द इंडक्टर है, या जो इंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वजह से वर्क डन, दिस इज कॉल्ड इंटरनल वर्क डन। सो ध्यान रहे पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगा वो क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा एनर्जी स्टोर्ड क्या होना चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटरनल वर्क डन या पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन, ये होता है एनर्जी स्टोर्ड। सो एनर्जी स्टोर्ड यहां पर अगर हम निकालें बच्चों,
एनर्जी स्टोर्ड यहां पर निकालें, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ दिस WL, दैट मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, हाफ LI स्क्वायर। देखिए अब माइनस आप दिस कर देंगे, तो इतना एनर्जी स्टोर्ड होता है हाफ LI स्क्वायर। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो इतना होता है, कितना, हाफ LI स्क्वायर। इतनी एनर्जी स्टोर होती है बच्चों। तो किसी इंडक्टर में अगर करंट I चलता है तो वो अपने पास एनर्जी स्टोर कर, जैसे किसी कैपेसिटर में अगर चार्ज Q है तो एनर्जी स्टोर Q स्क्वायर अपॉन 2C होता है, वैसे किसी इंडक्टर में अगर करंट I है तो उसमें एनर्जी स्टोर होता है हाफ LI स्क्वायर। कितना एनर्जी स्टोर होता है बच्चों, हाफ LI स्क्वायर। इतना एनर्जी स्टोर हो जाता है इंडक्टर में। कहां स्टोर होता है ये बात अभी हम करेंगे, जैसे कैपेसिटर में किए थे वैसे यहां भी करेंगे हम। अब उसका बात करते हैं बच्चा लोग, लेकिन अभी आप भेजे में डाल दीजिएगा, किसी भी इंडक्टर में I करंट है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगा वो कितना होगा, हाफ LI स्क्वायर। ये एनर्जी स्टोर होगा। क्लियर है। कभी कभी जानते हैं, कभी कभी L का वैल्यू एनर्जी के टर्म्स में पूछा जाता है। जैसे मान लो अगर आपको कभी L निकाला और आपको एनर्जी पता है, L अगर आपको निकाला और एनर्जी पता है तो L इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, L इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ U, देखिए ट्वाइस ऑफ U अपॉन I का स्क्वायर। ऐसे भी निकालते, कभी कभी हमें जरूरत पड़े तो हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं कि L इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ U अपॉन I स्क्वायर, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो आई थिंक सो बच्चा लोग ये बात समझ में आ गया होगा सबको। नोट कर लीजिए, इसको भी नोट करो। लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो हमने लिखा यहाँ पर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में एनर्जी निकालेंगे बच्चों, है ना। इसी एनर्जी को, इसी मैग्नेटिक एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में निकालेंगे ना। तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखिए कितना आता है। सो बच्चों देखिए एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखा हमने, एनर्जी तो लिख ही रहे हम लोग, डायरेक्टली लिख रहा हमने इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक ना। सो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में से देखने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सोलेनॉइड बनाया। देखिए ये सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड मतलब वही इंडक्टर कॉइल, ये सोलेनॉइड है बच्चों। मान लीजिए इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, इंडक्टेंस कितना है L, नंबर ऑफ टर्न्स A है, एरिया नंबर ऑफ टर्न्स N है, एरिया A है यहाँ पर, और लेंथ L है। इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले तो बता हमने ये मान लीजिए हम लोग बात करें फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड, यहाँ लिखा है हमने, देखिए फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड बच्चों। लॉन्ग सोलेनॉइड में बताइए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होता है, म्यू नॉट NI। बच्चा लोग म्यू नॉट NI, जहां पर हम लोग B इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों, म्यू नॉट N की जगह N अपॉन L इंटू I, ऐसे लिख सकते हैं। B की जगह हम लोग ये लिखेंगे, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ये बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये बात हमें पहले से पता होना चाहिए। एंड एक बात और पता है हमें यहाँ पर, देखिए एक और बात पता है, क्या पता है, एंड L जो होता है L ये हमने कैलकुलेट किया था बेटा, सोलेनॉइड का L कैलकुलेट किया था, आंसर आया था म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L, ये आया था L मतलब इंडक्टेंस इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। अब बताइए अगर इस इंडक्टर में I करंट फ्लो हो रहा है तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड क्या आएगा बोलिए, एनर्जी स्टोर्ड U इक्वल टू लिखेंगे हाफ LI स्क्वायर, ये तो लिखते हैं यार, ये इंडक्टर है, करंट I है, इंडक्टेंस L है, एनर्जी हो जाएगा हाफ LI स्क्वायर, हाफ L की जगह हमने पुट कर दिया, L की जगह पर म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L एंड इंटू I स्क्वायर, इंटू I स्क्वायर। सो मैंने इसको और ऐसे लिख दिया बच्चों, हाफ म्यू नॉट N का स्क्वायर I स्क्वायर अपॉन L इंटू A, ऐसे लिख दिया एक साथ ना। हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में बदलना। सो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में बदलना चाहते हैं, यहाँ पे सब लोग फोकस कर लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए N इंटू I, देखिए यहाँ से बताइए, यहाँ पे एक चीज और है, N I क्या होगा बोला, N इंटू I का वैल्यू कितने आएगा, N I का वैल्यू आएगी
बी इंटू एल अपॉन म्यू नॉट। आई थिंक सो ये आएगा, इसको उठा के डाल दो वहां पे एन आई की जगह पर। सो क्या लिखेंगे बोलिए, लिखेंगे हाफ म्यू नॉट इंटू ए अपॉन एल, एन आई की जगह पर हमने लिखा बी एल अपॉन म्यू नॉट का स्क्वायर। कर दो स्क्वायर बेटा, कर दो स्क्वायर इसको। सो एनर्जी इक्वल्स टू आ जाएगा, एनर्जी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू ए इंटू बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एल इंटू म्यू नॉट का स्क्वायर। एक म्यू नॉट से कट जाएगा, एक म्यू नॉट से कट जाएगा, एक एल से कट जाएगा। सो बचा यहां से एनर्जी इक्वल्स टू हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट ए इंटू एल, ए इंटू एल, ए इज द एरिया, एल इज द लेंथ, a into l is the volume here, so we can write here volume, that is half b square upon mu naught into volume, into volume बेटा, volume। ये एनर्जी होगा, इस वॉल्यूम को इधर लाएंगे तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, दैट इज b square upon 2 mu naught, this is called energy density, small u equals to b square upon 2 mu naught, that is energy density, this is called magnetic energy, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बच्चों, इसका नाम है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। एकदम वैसे ही आया है, एकदम वैसे ही आया है। बच्चों को लग रहा है सर नहीं वो इसके जैसा नहीं, हमने कहा नहीं एकदम डिक्टो इसके जैसा, उसके जैसा है। सुनिए कैसे कैसे कह रहा हूं, क्या बेसिस है ऐसा बोलने का। देखिए मैं इस बेसिस समझाता हूं। देखिए आप सबको मालूम होना चाहिए, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, या इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जाएगा Q/r², ऐसा निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसमें ध्यान रहे, उसमें देखिए इसमें एप्सिलॉन नॉट नीचे होता है, लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो म्यू नॉट ऊपर होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट 4 पाई I/r ऐसा कुछ होता है, ऐसा होता है, मान लो ऐसा फील्ड आता है। तो बेवकूफों एक बात बताओ मेरे को, इसमें जो कांस्टेंट रहता है वो नीचे रहता है, तो इसमें कांस्टेंट ऊपर रहता है, सेम फार्मूला के लिए। जब ये नीचे रहता है तो ये ऊपर रहता है। और बताइए अब एनर्जी डेंसिटी में एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया तो म्यू नॉट कहां आ जाएगा फिर, नीचे। तो एनर्जी डेंसिटी के मामले में क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी बोलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो मैग्नेटिक में क्या हो जाएगा हाफ बी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। बस वही सिमिलरिटी है, एकदम वही डिक्टो फार्मूला है बच्चा लोग। अब आपसे पूछा जाए कि सर आप वही डिक्टो है तो बताइए, अब बताइए एनर्जी कहां स्टोर होगा। उस बार तो बोल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां पर कहां स्टोर होगा, आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि जैसे करंट पास करेगा इसमें ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक लाइंस डेवलप हो जाएंगी इस कॉइल में, और इसी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। हालांकि डिराइव तो मैंने बच्चा लोग स्पेशल केस में किया है, लेकिन आपको माइंड में होना चाहिए कि सर दुनिया में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें एनर्जी स्टोर होगा। मैंने कहा यस एनर्जी स्टोर होगा। कितना स्टोर होगा, आंसर आएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट एनर्जी डेंसिटी होगी। टोटल एनर्जी निकालने के लिए वॉल्यूम से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल एनर्जी निकालने के लिए वॉल्यूम से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमने डिराइव किया बच्चा लोग, ये है एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। छापो छापो। देखिए बच्चा लोग मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। पहले क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि व्हाट इज द इंडक्टेंस टू बी नीडेड टू स्टोर 1 kilowatt hour of energy in a coil carrying to a 100 ampere current, और ये एनर्जी दिया हुआ है। देखिए बच्चा हम सबको ये बात पता है, हम सबको ये बात पता है बच्चों कि जो एनर्जी का फार्मूला होता है एनर्जी का, वो होता है हाफ LI²। ये एनर्जी का फार्मूला होता है बच्चों, और हमें L चाहिए। सो हम लोग यहां से L इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2U अपॉन I का स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यूज डाल दो बच्चा लोग। U का वैल्यू आप ये लिख लीजिएगा 3.6 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई I स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर। आप सॉल्व करके देख लो बच्चों, आंसर 180H आ रहा है, एकदम सही है, किसी बच्चे ने किया, बहुत बढ़िया। सो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। कैलकुलेट क्वेश्चन है, देखिए एक और क्वेश्चन। आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा सबको। एक और क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूं। आई थिंक सो ये सबको समझ में आ गया बच्चा लोग ना। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन अभी यही छोड़ रहा हूं, आप लोग देखते रहिए, हो सकता है आप नोट, जिसको नोट करना है नोट कर सकता है। बहुत आसान था ऐसे ये प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ये एक इंडक्टर है, देखिए
ये एक इंडक्टर है, इसके बारे में दिया है कि नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 300। यहां पर 300 नंबर ऑफ टर्न्स है बच्चों। लेंथ दे रखा है इसका L इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर बच्चा लोग। और जो एरिया है, एरिया A इक्वल टू दिया है 4.0 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एरिया है 4.0 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और इसके अंदर कॉइल के अंदर एयर भरा हुआ है, एयर है। तो क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन का पहला पार्ट है कैलकुलेट इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। पहला पार्ट है इंडक्टेंस निकालना, फाइंड एल ऑफ द कॉइल। पहले एल निकालिए, पहला पार्ट है। फिर दूसरा पार्ट भी बच्चों क्वेश्चन का, पहला पार्ट है फाइंड एल। कोशिश करिए सब लोग, फटाफट स्टार्ट हो जाइए। पहला पार्ट है क्वेश्चन कह रहा कि फाइंड एल, एंड दूसरा पार्ट है बच्चों, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट है कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस EMF। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। इसमें गिवन है di/dt इक्वल्स टू di/dt इज इक्वल टू 50.0 एम्पियर पर सेकेंड ना। डिक्रीजिंग करंट है ना, करंट इज डिक्रीजिंग, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में बच्चों। तो दोनों पार्ट सॉल्व करिए, पहला पार्ट भी दूसरा पार्ट भी। क्वेश्चन का पहला पार्ट भी सॉल्व करना है बच्चों, आपको दूसरा पार्ट भी सॉल्व करना है। इसका फार्मूला सबको मालूम है ना, L इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L, ये फार्मूला होता है इसका। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है बोलिए, E इक्वल टू माइनस ऑफ L di/dt। अच्छा डिक्रीजिंग है ये, डिक्रीजिंग। सो di/dt क्या लिखेंगे बताइए इस क्वेश्चन में, डिक्रीजिंग है तो -50 लिखना है, इस बात का ध्यान रहे। डिक्रीजिंग है, सिंस डिक्रीजिंग वी कैन राइट हियर di/dt इज इक्वल टू -50। क्वेश्चन में हालांकि 50 लिखा है लेकिन डिक्रीजिंग भी लिखा है साथ में। डिक्रीजिंग का मतलब रेट जो होता है वो माइनस लिखा जाएगा। तो पहला वाला पोर्शन से L निकलेगा, दूसरे वाले में डाल देंगे, यहां लाके आपको E मिल जाएगा। क्या दोनों पार्ट आप लोग कर पाएंगे बच्चा लोग? आप पहला पार्ट सॉल्व करिएगा। मेरे हिसाब से आंसर शायद पहले पार्ट का आंसर आ रहा है बच्चा लोग 1.1। देखिए आज का आंसर आएगा 1.81 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, इसकी वैल्यू आ रही है। और जो दूसरे वाला पार्ट का आंसर आ रहा है वो आ रहा है, दूसरे वाला पार्ट का आंसर आएगा बच्चा लोग आएगा 9.05 मिली वोल्ट, ये आएगा दूसरे पार्ट का आंसर। मिली मतलब 10⁻³ होता है, ये दूसरे पार्ट का आंसर है। पहला पार्ट ये आंसर आ रहा है बच्चा 1.81 इंटू 10⁻⁴, पहला पार्ट ये आएगा। अब इसमें वैल्यूज 300 का स्क्वायर करिए। म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है जानते हैं? म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू, कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ बच्चा लोग, ये म्यू नॉट का वैल्यू होता है। एन दिया है क्वेश्चन में, ए दिया है। अच्छा सबको मीटर में बदल के रखना है, लेंथ को भी और एरिया को भी, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे ना। लेंथ और एरिया दोनों किस में रखना है? मीटर में बदल के रखना है बच्चों, मीटर में। सो बताइए पहले आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे? सब लोग सॉल्व कर लेंगे इस तरह का क्वेश्चन? बोलिए सब लोग क्लियर है बच्चा लोग? मैं सबको क्लियर है ना बच्चों? ठीक है बच्चा लोग, देखिए उड़ा देंगे बहुत बार, दैट्स गुड ना। अब अच्छा लग रहा है मेरे को बहुत सुन के ना। अच्छा बच्चा लोग एक बात और ध्यान सुने, जो बच्चा सच में EMI लेक्चर नंबर 5 नहीं पढ़ रहा है बच्चों, पढ़ लो ना, जाके पढ़ लो। ये जो फार्मूला लिखा है ना वहीं से लिखा है, लेक्चर नंबर 5 से ही लिखा है। तो आप एक बार पढ़ लीजिए प्लीज, पता है बच्चों रिक्वेस्ट है, क्योंकि पढ़ेंगे तभी सीखेंगे बच्चा लोग। और उसके बाद ये लेक्चर नंबर 6 आपके सामने है। इसके बाद हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चा लोग, हम लोग मिलते हैं अब अगली क्लास में। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। नो